हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और बच्चों चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 5th, 5वां व्याख्यान है बच्चों इस लेक्चर का। और इस लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है स्थिति समय आरेख या स्थिति समय ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मन लगाकर ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनना समझना, बड़ा आनंद आएगा। आप कहेंगे सर आनंद कहाँ से आएगा, हमें तो ग्राफ के नाम से ही डर लगता है, ग्राफ हमारी समझ में ही नहीं आते, हमें ये भी नहीं पता कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो घबराइए नहीं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों मैं ये सिखाऊंगा कि ग्राफ को कैसे खींचा जाता है। वैसे ये पिछली कक्षाओं की बात है, लेकिन हम एक बार फिर बता देते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, ग्राफ हमेशा चर राशियों के बीच खींचा जाता है। कैसी राशियाँ? चर, यानी वेरिएबल। चर राशियों के बीच खींचा जाता है और ये चर दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ये चर राशियाँ होती हैं दो प्रकार की। एक स्वतंत्र चर राशि, राशि लिख नहीं रहा हूँ मैं, आप लिख लेना, स्वतंत्र चर राशि। और दूसरा स्वतंत्र को कह देते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा आश्रित चर राशि, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। इनके बीच ग्राफ खींचा जाता है। और ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास दो निर्देशांक अक्ष होनी चाहिए बच्चों, इतना तो आप जानते होंगे। इसे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये दोनों अक्ष एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होती हैं। और इनका जो कटान बिंदु है वो क्या कहलाता है बच्चों? मूल बिंदु, ओरिजिन। इतना तो आप जानते हैं, ये निर्देशांक अक्षों के बारे में तो जानते हैं। अब देखें यहाँ पर कौन कौन सी राशियाँ हैं। एक है पोजीशन, यानी स्थिति, पोजीशन तो समझ गए आप। एक है पोजीशन और एक है टाइम। अब ये देखते हैं इसमें से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। लेकिन टाइम को देखें, टाइम जो है अपने एक नियत वेग से आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर किसी अन्य चर राशि का कोई प्रभाव नहीं है बच्चों। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ पड़ने लगती हैं तो समय धीरे धीरे चलता है, गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तो समय तेज़ी से बढ़ता है। ऐसा नहीं होता ना। हवा तेज़ चलती है तो समय तेज़ चलने लगता है, हवा बंद हो जाती है तो समय धीरे धीरे चलने लगता है। ऐसा नहीं होता। यानी समय किसी अन्य राशि पर निर्भर ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, आश्रित नहीं है किसी पर, किसी के भरोसे नहीं बैठा है कि कोई आएगा मुझे चलाएगा, ऐसा नहीं है। तो टाइम कैसा रहा बच्चों? कैसा रहा? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और पोजीशन, पोजीशन बच्चों टाइम पे डिपेंड कर रही है कि हो सकता है आपकी पोजीशन 3 बजे कॉलेज के गेट पर हो सकता है 2 बजे आप क्लास में बैठे हों, हो सकता है 4 बजे आप अपने घर में हों या खेत पर हों या फील्ड में हों, क्रिकेट खेल रहे हों या फिर कोचिंग में हों, कहीं भी हो सकते हैं ना। तो वो टाइम पर डिपेंड कर रही है कि 3 बजे आप कहीं हैं, 4 बजे कहीं हैं, 5 बजे कहीं हैं, 6 बजे कहीं हैं। तो जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, यानी आश्रित चर, आश्रित चर हुआ बच्चों ये। यानी टाइम टी और पोजीशन को किससे लिखते हैं बच्चों? एक्स से। अब समस्या ये आती है कि इस पर कौन सा लें, एक्स अक्ष पर टाइम लें कि पोजीशन लें।
तो बच्चों एक परंपरा रही है, ये परंपरा है ग्राफ खींचने की, ट्रेडिशन है कि जो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर कहाँ लिया जाता है? एक्स अक्ष पर। और यह है परंपरा। आश्रित चर जो वेरिएबल डिपेंडेंट है, आश्रित चर किस पर लिया जाता है? वाई अक्ष पर। ये एक परिपाटी है। तो बच्चों एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चर लेंगे, यहाँ स्वतंत्र चर है टी, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस अक्ष पर हम लेके चलेंगे टाइम। और वाई अक्ष पर आश्रित चर, और आश्रित चर यहाँ कौन है? पोजीशन, यानी एक्स, यानी यहाँ लेंगे एक्स। क्लियर होगी बात? अब देखें, ग्राफ खींचने के लिए उन दोनों वेरिएबल्स का डाटा, अरे भाई बड़ा शोर कर रहा है, डाटा होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, तभी ग्राफ खींचेगा। जैसे अभी हम बात करेंगे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ये भी एक काम की चीज़ है बच्चों, इसके बिना कुछ होना नहीं है। तो अब समझें बच्चों, जैसे हमारे पास इन दोनों के वैल्यूज़ होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए हमारे पास, यानी एक टेबल होनी चाहिए। इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं, इस पर टाइम है टी, और इसमें ले रहे हैं पोजीशन, समय लिया जा रहा है घंटों में यानी आवर में, और ये किलोमीटर में। जैसे t बराबर 0 पर मान लीजिए किसी कार की गति देख रहे हैं, जैसे ये मूल बिंदु है, यहाँ से सीधी सड़क पर एक कार, सड़क कैसी है बच्चों? सीधी। कोई कार है, जो कार बना रहे हैं तो बच्चों ढंग से ही बना लें ना, खिड़कियाँ विंडो हैं। तो ये कार बच्चों इस दिशा में जा रही है, यहाँ से, यानी मूल बिंदु से चलना शुरू हुई, और जो प्रेक्षक था वो भी यहीं खड़ा था, या ये कह सकते हैं कि प्रेक्षक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था, कुछ भी कह सकते हैं। हम ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए प्रेक्षक भी यहीं खड़ा था, उसने घड़ी स्टार्ट की, और ये कार जैसे ही स्टार्ट हुई उसने अपनी घड़ी को टाइमर स्टार्ट कर दिया और रीडिंग लेने लगा कि कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, कितने घंटों के बाद कार कहाँ कहाँ पर है, तो वो पता होने चाहिए। यानी जैसे ही उसने स्टार्ट किया टाइम, तब कार रुकी हुई थी, चलना शुरू ही हुई थी, और 1 घंटे में वो पहुंच गई 40 किलोमीटर दूर। 1 घंटे का मतलब 1 आ गया होगा उसकी घड़ी में। फिर 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसने देखा, 1 घंटे बाद देखा तो यहाँ कितने लिखेंगे? 2 पर कहाँ थी? 40 पर ही थी। या कह लें 2 घंटे बाद, कह लें 2 घंटे बाद भी 40 पर थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब समय 3 घंटे हो रहे थे तब 40 किलोमीटर पर थी, और उसने देखा कि 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे बाद वो आ गई 0 पर, वहीं लौट आई, वहीं आ गई, यानी लौट के आ गई। तो ये आंकड़े हैं, इससे ग्राफ खींचेंगे तो देखें 0, 40, ठीक है ना। तो एक आसान सा ग्राफ खींच के दिखा दे रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। इस तरीके से कुछ डाटा होना चाहिए हमारे पास। तो टाइम को हम यहाँ डिवाइड करते हैं बच्चों, जैसे 1,
2, 3, 4, 5। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसे ही आगे ले लेंगे 6 घंटे। यहाँ 40 किलोमीटर तक की बात हो रही है, यानी 10, यानी 20, यानी 30, यानी 40, यानी 50। इस पर क्या लिया गया है, x किस में, किलोमीटर में, इस अक्ष पर, और इधर समय किस में, घंटों में, यानी आवर में। तो अब देखें जीरो पर कहाँ थी, जीरो पर, जब समय जीरो था तो जीरो पर थी, तो यहाँ एक बिंदु बना दो, पॉइंट। फिर जब समय 1 था तब वो 40 पर थी, यानी 1 पर 40, तो 40 की सीध में देखो कैसे करते हैं, यहाँ से सीधे चलते हैं। 1 पर देख रहे हैं तो 1 की सीध में सीधे चलिए ऊपर की ओर, और 40 की सीध में रुक जाइए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, समझ गए ना, और यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए। फिर 3 पर 40 पर, 3 पर फिर चलिए ऊपर, वो भी इसी सीध में 40 पर ही है ना। 40 से इधर को चलिए, 3 से इधर को चलिए, 3 और 40 हैं तो 3 पर चलिए ऊपर और 40 पर चलिए क्षैतिज, ऐसे जहाँ दोनों काट जाए लाइन है, ऐसे ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ वहाँ भी गोला करिए। अब 5 पर फिर 0 पर, 5 पर 0 पर, यानी यहीं, 0 का मतलब 0 की सीध में आगे बढ़िए, 0 यहीं तो होगा बच्चों, 0 इधर के लिए भी 0, 10, 20, 30 ऐसे है, इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है। तो एक बिंदु ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, इनको मिला दीजिए। ये ग्राफ खिंच गया कार की गति का। इससे क्या पता लगा कि 1 बजे 40 पर थी, 3 बजे भी 40 पर ही थी, इसका मतलब 2 घंटे तक वो रुकी रही थी 40 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाकर ये गाड़ी यहाँ पर 2 घंटे तक रुकी रही बच्चों यहाँ पर। यही तो मतलब हुआ। फिर अगले 2 घंटों में वापस आ गई, यानी फिर 2 घंटे बाद फिर चलना शुरू हो गई, और लौटने में उसको 2 घंटे लगे, इधर से जाने में 1 घंटा हो सकता है, लौटने में बहुत ट्रैफिक मिला हो, फिर वो लौट के आई है और यहीं आ गई, 0 पर आ गई। इसका मतलब जहाँ से चली थी वहीं लौट के आ गई। तो इस ग्राफ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये 40 पर देखो, 1 से लेकर 3 तक 40 पर ही रही है, यानी रुकी रही है। ये सीधी रेखा ये बता रही है कि वस्तु स्थिर है, यानी कार स्थिर है, ये गति में है और यहाँ भी गति में है। ठीक है, तो ग्राफ को खींचना समझ गए। कुछ भी डाटा हो सकता है, यहाँ से ये भी हो सकता था कि 2 घंटे तक और चलती कि 50 किलोमीटर तक, तो वहाँ 50 पर एक बिंदु लगा देते, मिला देते सब बिंदुओं को। तो ये तो रहा बच्चों ग्राफ का खींचना। अब हम चलते हैं स्थिति समय आरेख का अध्ययन करने के लिए। तो ग्राफ आप खींच सकते हैं बच्चों, जैसा आंकड़ा हो वैसा ही ग्राफ। अब बच्चों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम स्थिति समय ग्राफ का अध्ययन एक समान गति के लिए करेंगे, यानी एक समान गति के लिए एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी इसी ग्राफ की बात हो रही है बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्स टी ग्राफ भी कह सकते हैं, एक्स टी ग्राफ। क्लियर हुई बात? तो आगे बढ़ते हैं। एक समान गति का क्या मतलब है? जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो। एक समान गति यानी ये जो है एक समान गति, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है बच्चों? वस्तु एक नियत वेग से, एक समान का मतलब नियत वेग, यानी बदल नहीं रहा, ये वस्तु एक नियत वेग से गतिमान है। अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा होता है? एक समान गति में, एक समान गति में एक्स टी ग्राफ
पोजीशन टाइम ग्राफ, संक्षेप में लिखा करेंगे बच्चों, एक्सटी ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होता है और वो भी सरल रेखा क्या कर रही होगी, जो कि कौन सरल रेखा जो कि एक्स अक्ष से कुछ कोण पर झुकी होती है। झुकी होती है। ठीक है बच्चों, जैसे इसका ग्राफ किस तरीके का आएगा वो समझें। जैसे मैंने ये खींची वाई अक्ष और ये खींच दी एक्स अक्ष, तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये कुछ कोण बनना है थीटा। जरूर नहीं है ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ग्राफ कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है या ये हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, या ये हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, और कोण भी बदल सकता है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो ग्राफ सरल रेखा होंगे लेकिन कोण बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो इतना ही रहना तो समझ गए। मतलब ग्राफ कहीं से स्टार्ट हो सकता है, पीछे से भी आप लेके चल सकते थे, आगे से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे करके सरल रेखा ही आएगी, एक सरल रेखा आएगी, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन कोण जरूर बनना चाहिए बच्चों। तो ऐसा ग्राफ आएगा अगर इस पर क्या लिया गया है, टाइम, और इस पर पोजीशन, ये एक्सटी ग्राफ कहलाएगा। अब देखें, अब हम जो आगे बताना चाह रहे हैं इसका अध्ययन करते हैं थोड़ा। अच्छा, एक समान गति को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक समान गति में वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करेगी। ठीक है ना, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। क्या पड़ेगी, ज़रूरत जगह की। इधर मैंने टाइम लिया है और इधर एक्स लिया है। तो देखें, अब इस ग्राफ से, इस कोण से हम उस वस्तु का वेग निकाल सकते हैं। हमने ग्राफ देख लिया, इस ग्राफ से हमने ये बता दिया कि वस्तु एक समान गति कर रही है क्योंकि एक सरल रेखा है और एक्स अक्ष से कुछ कोण भी बना रही है, झुकी हुई है। भाई कोण तो वाई अक्ष से भी बनाएगी, लेकिन हम कौन सा कोण की बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखें जो एक्स अक्ष से बन रहा है। तो अब देखें वेग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हमने दो टाइम इंटरवल लिए, एक टाइम t1 से लेके t2 तक की बात कर रहे हैं। तो t1 समय पर वस्तु की क्या पोजीशन थी वो कैसे पता लगेगी बच्चों, ध्यान से सुने। इस समय पोजीशन देख रहे हैं कि इतने समय पर कहाँ है वस्तु, तो कैसे पता लगेगा, यहाँ से लंब गिराइए इस रेखा पर। यहाँ से मैंने इस रेखा पर लंब गिराया, यहाँ आया, यहाँ काट गया, यहाँ से वाई अक्ष पे लंब गिरा दो, तो जहाँ गिरेगा वो लंब, ये पोजीशन आ गई। यानी t1 टाइम पर वस्तु यहाँ थी x1 पोजीशन पर। ऐसे ही t2 पर कहाँ थी, t2 से लंब गिराओगे इस पर, और बड़ा कर लूँ, यहाँ गिरा दिया लंब गिरा दिया, इधर लंब गिराते हैं तो यहाँ आ गई x2 पर। अब देखें इतने समय अंतराल में वेग देखते हैं, तो वस्तु का वेग नियत वेग होगा बच्चों, एक समान गति है। यहाँ आप वस्तु का नियत वेग भी लिख सकते हैं। वेग v बराबर क्या सूत्र होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। भाई विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा दें तो जो दूरी आई वो हो गया x2 माइनस x1, यानी ये हो गया डेल्टा t, या इसको लिख सकते हैं बराबर डेल्टा x बटे डेल्टा
टी, तो डेल्टा एक्स तो ये हुआ, ये डिस्टेंस, और डेल्टा टी इन टाइम इंटरवल का अंतर, डेल्टा टी ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक रेखा खींच दूँ बच्चों, तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा, समांतर रेखाएं हैं ये, थीटा कोण बन गया। इसका मैं नाम डाल देता हूँ ए, बी और सी। तो इस त्रिभुज में देखें बच्चों, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, डेल्टा एक्स कितना होगा, यहाँ देखें v बराबर चल रहा है डेल्टा एक्स, ये है बी सी बटे डेल्टा टी, यानी ये दूरी है ए बी, बराबर ही तो होंगी ए बी, और बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, इस त्रिभुज के लिए बी सी लंब और ये आधार ए बी। लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में, तो ये क्या हो गया बी सी बटे ए बी, टेन थीटा। अब बच्चों यानी कोण से, अगर हमें कोण पता है तो उसका टेंजेंट ले लें, जो मान आएगा वही वस्तु का वेग होगा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी इंपॉर्टेंट बात पता लग गई। हमें कुछ नहीं दिया है, ग्राफ दिया है और उसी से हमने वेग निकाल लिया कि वस्तु कितने वेग से चल रही है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अब इस टेन थीटा को बच्चों हम उस रेखा का, वक्र का ढाल कहते हैं, रेखा की ढाल, ढाल या ढलान भी लिखा मिल जाएगा आपको, ढाल यानी स्लोप। एक नाम और है, प्रवणता भी कह देते हैं, यानी ग्रेडियंट। तो ढाल कह लें या प्रवणता कह लें, यानी उस वक्र का हम ढाल निकाल लें। ढाल कैसे निकलेगा, उस कोण का टेन लेकर। तो v बराबर टेन थीटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का वेग बराबर, एक सेकंड बच्चों मैं ज़रा चेयर ले लूँ तब लिखूँगा। इस कॉन्सेप्ट से इसे आप बंद कर लें, और टेन थीटा क्या है, ढाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का वेग बराबर सरल रेखा की ढाल। सरल रेखा की ढाल, ठीक है ना, v बराबर टेन थीटा। इसको आप आयत में बंद कर लेना बच्चों, ये सूत्र आ गया। और ढाल कैसे निकलेगी, टेन थीटा से। समझ रहे होंगे बच्चों। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात पता लग गई। जैसे ये कोण 30 अंश हो, वस्तु का वेग पूछा जाए कि थीटा 30 है, वस्तु का वेग बताइए, तो वस्तु का वेग कितना हो गया बच्चों, v बराबर टेन थीटा, यानी टेन 30, और टेन 30 का मान 1/√3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आएगा कि किलोमीटर पर आवर आएगा, वो डिपेंड करेगा। अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर में और समय घंटे में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से वेग निकल आएगा बच्चों। अब एक बात और बताएंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए आनंद आएगा, सुनते जाइए बड़े धैर्यपूर्वक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो दो वस्तुओं के xt ग्राफ ऐसे दिए हैं, एक का ये है वस्तु A का और एक का ये है वस्तु B का। अब इस ग्राफ को देखकर ये आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों वस्तु A और B में से कौन सी तेज चल रही है, किसका वेग ज़्यादा है। तो वेग किससे पता लगता है, वक्र की ढाल से। तो इस रेखा की ढाल कैसे निकालोगे, वो निकलती है कोण से। तो ये है थीटा 1 A के लिए, और B के लिए कोण बच्चों ये हो गया थीटा 2। और V बराबर क्या बताया था बच्चों मैंने, टेन थीटा। अगर उसका टेन ले लें तो B का कोण बड़ा है, तो कोण बड़ा है थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। ये दिख रहा है आपको, ये कोण छोटा है ये बड़ा है, तो टेन थीटा 2 भी बड़ा होगा। क्योंकि कोण बढ़ता है
तो उस कोण के टेंजेंट का मान भी बढ़ता है। टेन थीटा टू बड़ा होगा टेन थीटा वन से, और टेन थीटा टू हो गया v दूसरी वस्तु का वेग और ये पहली वस्तु का वेग, यानी ये वाली वस्तु ज़्यादा तेज चल रही है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत आसान बात है। जितना बड़ा कोण उतना ज़्यादा वेग, जितना छोटा कोण उतना कम वेग, क्योंकि कोण बढ़ने पर टेन का मान बढ़ता है। जैसे देखो टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का 1 हो गया बढ़ गया, टेन 60 का √3 हो गया और बढ़ गया, ठीक है ना। टेन 90 का अनंत यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट बात, ये तब तक है जब तक थीटा का मान 90 अंश तक है। तो ये नोट कर लेना है इस बात को कि जब थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक होता है, 0 से लेकर 90 के बीच होता है, तो उस कोण के टेंजेंट का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है और बढ़ता है कोण बढ़ने पर। 90 के बाद जाओगे तो नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और थीटा का मान 90 से 180 अंश तक बढ़े तो टेन थीटा का मान कैसा होगा? टेन थीटा का मान नेगेटिव होगा। 0 से 90 तक टेन थीटा बढ़ता है और कितना होता है? पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूँ मैं। एक 180 के बाद जब कोण बढ़ेगा 270 तक, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें 180 तक की ही ज़रूरत है बच्चों। अब देखें, एक बात और बताना चाह रहे थे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर आपने ये कहा कि एक समान गति में जो ग्राफ आता है, सरल रेखा आता है, तो क्या ग्राफ ऐसा हो सकता है? समय, पोजीशन, ये भी तो एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। लेकिन बच्चों यहाँ क्या हुआ, इतने टाइम पर पोजीशन देखिए वही है, आगे टाइम बढ़ गया पोजीशन वही है, और आगे टाइम पर पोजीशन वही, पोजीशन नहीं बदल रही। अगर स्ट्रेट लाइन है, मैंने ये भी तो लिखा था सरल रेखा के साथ साथ कि कोण भी बनना चाहिए। अगर कोण नहीं बनना, यहाँ समांतर हो गई एक्स अक्ष के, ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो गई, तो ये एक समान गति नहीं है, बल्कि वस्तु गति ही नहीं कर रही, वस्तु स्थिर है, तब का ग्राफ है ये। इससे ग्राफ से क्या पता लग रहा है कि वस्तु स्थिर है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई। इतने टाइम पर हमने देखा पोजीशन, यहाँ से लंब गिराओगे एक्स आ रही है, इतने टाइम पर देखा पोजीशन वही आ रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वस्तु वहीं के वहीं है, इसका मतलब स्थिर है। तो ये बात नोट करके लिख लेना भाई। कॉपी पेंसिल उठाइए, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से लिख लीजिए एक लाइन कि जब एक्स टी ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है तो वस्तु स्थिर होती है। ठीक, अब एक बच्चा ये सोच सकता है वैसे भी कैसे स्थिर हो गई। देखो इस ग्राफ से एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना, दो समांतर रेखाओं के बीच कोण बनता है 0, तो इस वस्तु का वेग हो गया टेन थीटा, यानी टेन 0, और टेन 0 का मान 0, यानी वस्तु का वेग 0, यानी वेग नहीं है, यानी चल ही नहीं रही है। ठीक है, अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर सरल रेखा बताई है, क्या ये हो सकता है टाइम और ये पोजीशन, कि अब तो सर ये कोण भी बना रही है, वो भी 90 अंश का, और सरल रेखा भी है, ऐसे हो सकता है? बच्चों ये असंभव है, क्योंकि थीटा कितना हो गया 90, इस समय वेग कितना होगा 1090, और 1090 का मान इन्फानाइट, यानी वस्तु देखो एक ही समय पर, जैसे 4:06 पर बहुत दूर चली गई, एक ही सेकंड, एक सेकंड भी नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी इतनी कैसे बढ़ जाएगी अचानक, और वो भी इन्फानाइट आ रही है वेलोसिटी। और ये असंभव है, क्योंकि वस्तु इससे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा चाल किसकी है बच्चों? प्रकाश की, जो 3 × 10³ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन यहाँ आ रही है अनंत उससे भी ज़्यादा, तो ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल।
संभव नहीं है। निकल जाओ ना, तो कोई डोरी थोड़ी है। तो ये ग्राफ बच्चों संभव नहीं है। तो ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर पेपर में आ जाए कि ये किस गति को प्रदर्शित कर रहा है तो कहोगे कि ऐसा तो ग्राफ बन ही नहीं सकता। एक्स टी ग्राफ में लंबवत रेखा नहीं आ सकती और क्षैतिज रेखा भी एक समान गति को नहीं बता सकती। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों एक समान गति के लिए ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं कि ग्राफ, एक समान गति के कुछ ग्राफ दिए हों तो उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है वस्तु के बारे में। ग्राफ को देखकर ही, कोई आंकड़ा, कोई डाटा नहीं है आपके पास, ग्राफ दिया है। मान लो किसी वस्तु का ग्राफ ये है, ये दिया है, तो आपसे पूछा जाए इस वस्तु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं बच्चों? एक तो वस्तु एक समान गति कर रही है क्योंकि एक सरल रेखा है और कुछ कोण भी बना रही है। इस ग्राफ से क्या पता लगा कि वस्तु एक समान गति में है, यानी उसका जो वेग है v वो कैसा है? नियत है। नियत है, नियत तो है, और कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 90 अंश से कम है, न्यून कोण है, और 90 से कम तक अभी मैंने लिखा था tan का मान धनात्मक आता है, क्योंकि v बराबर क्या होता है? इस अक्ष पर बच्चों टाइम है और इस अक्ष पर पोजीशन है। ये कहीं अगर लिखने को रह जाए तो आप लिख लिया करना, x अक्ष और y अक्ष। तो इधर टाइम और इधर पोजीशन है। तो एक तो ये बात पता लगी कि वेग नियत है और धनात्मक है क्योंकि 90 से छोटा कोण है। और जब वेग नियत है यानी वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण शून्य हो गया, क्योंकि त्वरण क्या बताया था बच्चों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एक जानकारी हमें ये मिली कि वेग नियत है, धनात्मक है और इस गति में त्वरण शून्य है। तो इस ग्राफ से देखो ये आंकड़े हमें मिल गए। तो इसी को कहते हैं ग्राफ को पढ़ना सीखें। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ऐसे दिया हो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ग्राफ ऐसे दिया हो। मूल बिंदु भी लिखा करो बच्चों, है। तो अब बच्चों कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। तो अब ये रेखा ये कोण बना रही है थीटा। तो यहाँ थीटा बच्चों ग्रेटर देन 90 हो गया, यहाँ थीटा क्या था? लेस देन 90 था। चूँकि थीटा छोटा है 90 से, इसलिए धनात्मक आया। यहाँ थीटा बड़ा हो गया 90 से, इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा कितना आएगा? नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव आएगा तो वेग कैसा हो गया? ऋणात्मक। लेकिन नियत होगा क्योंकि सरल रेखा है। ऋणात्मक तो हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु पहले इधर जा रही थी तो अब वापस आने लगी। तो v बराबर नेगेटिव और कहना चाहिए v इक्वल्स टू और नियत। तो त्वरण यहाँ भी शून्य रहा, नेगेटिव जरूर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु एक सीधी सड़क पर जा रही थी, ए से लेकर बी तक गई। जब जा रही थी तो उसकी स्पीड 40 थी। तो अगर हम इस डायरेक्शन को एक रेफरेंस डायरेक्शन माने 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव 40, धन के 40 हो गए। अब वो इतनी ही स्पीड से वापस आने लगी तो उसका वेग हो गया बच्चों -40। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ये ग्राफ जाने का है और ये लौट के आने का है। ठीक है, मूल बिंदु की तरफ आ रही है। तो देखो ग्राफ को पढ़ना सीख गए, किसके लिए? एक समान गति के लिए। अब पढ़ेंगे बच्चों असमान गति के लिए, यानी जब वेग परिवर्ती है, वेग बदल रहा है, भिन्न भिन्न क्षणों पर वेग भिन्न भिन्न है, तो उसे कहेंगे असमान गति। तो असमान गति का ग्राफ कैसा आता है? सरल रेखा नहीं आता, वक्राकार आता है। ठीक है, ओके। अभी चित्र बना के समझाएंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों आगे चलते हैं असमान गति के लिए एक्स टी ग्राफ। तो हमने क्या बताया था कि एक समान गति है तो ग्राफ एक सरल रेखा होती है विच इज़ इंक्लाइंड
विद द एक्स एक्सिस एट एनी पर्टिकुलर सम एंगल। लेकिन अगर असमान गति है तो ग्राफ एक रेखा नहीं होगा, वक्र होगा। जैसे उदाहरण के लिए तो चित्र को देखकर ही आप बता सकते हैं कि असमान गति है कि एक समान गति है। जैसे हम यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, ये एक्स अक्ष, दिस इज़ वाई एक्सिस, और ये है बच्चों मूल बिंदु। तो इसमें सीधी रेखा नहीं आएगा, इसमें ऐसे ऐसे इस तरीके से वक्र हो गया, रेखा नहीं रहा। ठीक, इस तरीके का ग्राफ होगा। इस पर टाइम, मतलब शेप कुछ भी हो सकती है, एक मतलब सीधी रेखा नहीं है। एक उदाहरण दिया है। अब इनको भी पढ़ना सीखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले यहाँ पोजीशन और यहाँ टाइम। देखो बच्चों, हमने दो चीज़ें पढ़ाई थी कि जब गति असमान होती है तो वहाँ दो प्रकार के वेग पढ़े, एक तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। तो औसत वेग कैसे निकालें और तात्क्षणिक वेग कैसे निकालें इस ग्राफ से, क्योंकि यहाँ रेखा तो है नहीं कोई, तो उसकी ढलान निकाल लोगे, वक्र है। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग कैसे निकालोगे इस ग्राफ से? एक समान गति में कैसे निकाल लेते थे, जो सरल रेखा है उसकी ढाल निकाल के। और यहाँ क्या करेंगे, देखें कॉन्सेप्ट, औसत वेग ज्ञात करना। भाई औसत वेग कुछ ना कुछ तो टाइम इंटरवल में निकालना होगा। जैसे मान लो हमसे कहा जा रहा है कि टाइम t1 से लेकर t2 तक का, t1 से लेकर t2 तक का इतनी गति में, t1 से लेकर जैसे 4 सेकंड से 12 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी है निकालिए। तो क्या करेंगे, पोजीशन देखेंगे। अभी बताया था t1 पर देखना है, तो यहाँ से गिराया लंब, यहाँ आया और यहाँ से इधर को लंब, तो ये आ गया। तो ये मिल गई x1। t2 से इस पर लंब गिराइए, t2 से ऊपर गिराया, मैं बनाते समय ऊपर से बना देता हूँ, ऐसे करके गिराया है बच्चों। यहाँ काट गया लंब, फिर यहाँ से इधर को, यहाँ से गिराया है इसको, ठीक है। यहाँ पोजीशन मिल गई x2, ये x1, ये मिल गया x2। तो ये हो गया बच्चों डेल्टा t, और ये हो गया डेल्टा x। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा यहाँ भी। तो देखें, यानी बिंदु A और B के बीच की बात की गई है, A और B, यहाँ से लेकर यहाँ तक की गति का औसत वेग निकालना है। तो बच्चों इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये खिंच गई। अब ये रेखा जो खिंची, ये रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है वो देख लेंगे। तो ये बना रही है थीटा। यहाँ से लंब गिरा दिया, और ए पॉइंट ये है, बी ये है, इसको डाल दिया सी। तो त्रिभुज ABC में अभी देखेंगे, लेकिन औसत वेग होगा कितना बच्चों, v बार बराबर डेल्टा x बटे डेल्टा t। ये पीछे पढ़ के आए हैं, अभी भी बताया था। और डेल्टा x देखें, ये लंबाई किसके बराबर है, VC के, और डेल्टा t लंबाई किसके बराबर है, AC के। BC बटे AC, BC इस ABC त्रिभुज के लिए, वक्र को मत देखिए, अब उस रेखा को देखिए, त्रिभुज जो बनना है। BC लंब और AC आधार, यानी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब tan, यानी tan थीटा। यहाँ भी वही बात आ गई, v बार बराबर, एक समान गति में भी वही बात आई थी। बात समझ रहे हैं बच्चों, वहाँ भी यही आया था। तो अब ये tan थीटा प्रवणता किसकी है बच्चों, जो दोनों स्थितियां थीं उनको मिलाने वाली रेखा की। तो b बार बराबर क्या हुआ, औसत वेग बराबर दोनों स्थितियों को मिलाने वाली
रेखा की प्रवणता। ध्यान रखेंगे जिन दो बिंदुओं के बीच हमें औसत वेग निकालना है, रेखा मिलाइए और उसका थीटा निकाल के टेन थीटा निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग कैसे प्राप्त करें। ठीक है, एक बात, दूसरी बात, तात्क्षणिक वेग। ज्ञात करना। तात्क्षणिक वेग क्या बताया था बच्चों? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण विशेष पर कितना वेग है। जैसे हमसे कहा जाए कि t1 समय पर वेग बताओ कितना है, तो ये चीज़ें मैं हटा दूं बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें हटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। इस त्रिभुज को भी हटा देते हैं, चाहे बना रहने देते, या अब हम इसकी हमें आवश्यकता है नहीं है। अब t1 समय पर तात्क्षणिक वेग पूछा हो, यानी t1 समय पर हम यहाँ आ गए, तो यहाँ इस ग्राफ पर एक स्पर्श रेखा खींच दो बच्चों। स्पर्श रेखा खींचें, यहाँ स्पर्श करती हुई जाए, ये स्पर्श रेखा खींचती है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर निकालना है। उस रेखा की जो ढलान होगी, मान लो ये कोण अल्फा है, क्योंकि ऊपर तो थीटा आया था, ये अलग आएगा, वो रेखा अलग है, ये रेखा अलग है। तो इस रेखा की जो ढलान होगी, तो तात्क्षणिक वेग, शॉर्ट में लिख दूं, तात्क्षणिक वेग बराबर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अर्थात v बराबर कितना आ गया, प्रवणता कितनी होगी, अल्फा कोण बना रही है स्पर्श रेखा, तो v बराबर tan अल्फा, इससे निकालोगे। यहाँ पूछता, जैसे यहाँ पूछे b बिंदु पर, तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए ऐसे, मतलब एक ही जगह काटे वक्र को। ये स्पर्श रेखा हो गई इस पॉइंट पर, इस वक्र के। ये कोण मान लो गामा है, बीटा है। ये कहाँ था, t1 पर, t1 पर तात्क्षणिक वेग। अब ऐसे ही t2 पर पूछे, t2 पर तात्क्षणिक वेग कितना हो गया बच्चों, ये स्पर्श रेखा जो b पर खींची गई है, क्योंकि t2 पर बिंदु b मिल रहा है, तो कितना कोण बना रहा है, बीटा। तो कितनी हो गई, t2 पर तात्क्षणिक वेग हो गया tan बीटा। तो इस तरीके से असमान गति का हमने अध्ययन कर लिया। अब ग्राफों को कैसे पढ़ें वो और समझ लेते हैं, उसके साथ ही लेक्चर समाप्त कर देंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ समाप्त कर देंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, वेरी फास्ट। जैसे बच्चों मैंने ये दो ग्राफ बनाए हैं, तो इन ग्राफों से वस्तु के बारे में क्या जानकारी मिल रही है वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है, वक्र है, तो ये सबसे पहली बात पता चली कि असमान गति है। यानी वेग परिवर्ती है। बदल रहा है। अब ये देखना है कि वेग बदल रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखें। तो देखें, यहाँ इतने समय पर वेग देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु पर, ये आया। यहाँ वेग देखना है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखें, इस ए बिंदु पर ये कोण आया θ1, बी बिंदु पर जब स्थिति यानी ज़्यादा टाइम बाद देखा तो कोण आया θ2। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला कोण बड़ा है, बाद वाला, यानी यहाँ पर वेग, यहाँ कोण कम, यहाँ पर वेग कम, आगे चल के कोण बढ़ गया, यानी आगे चल के वेग भी बढ़ गया, यानी वेग बढ़ रहा है। वेग परिवर्ती है लेकिन वेग बढ़ रहा है।
वेग बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ रहा है तो यानी त्वरित गति है। जब त्वरित गति है तो क्या होगा, त्वरण भी है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि v2 बड़ा हो गया। कैसे, θ2 बड़ा हुआ θ1 से, तो tan θ2 बड़ा हुआ tan θ1 से, तो v2 बड़ा हुआ v1 से, और वेग त्वरण क्या होता है, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो v2 बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाओगे धनात्मक ही आएगा। तो ये जानकारी मिल गई। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ देख लेते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलिए, यहाँ मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये जा रही है, यानी मुझे एक्स अक्ष पीछे लानी पड़ेगी। तो ये कोण बना θ1, जगह कम पड़ गई, यहाँ लिख देता हूँ। ये कोण कितना है, θ1 यहाँ पर। अब मैं यहाँ चला, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची, ये पीछे बढ़ाऊँगा इसको, ये आया बच्चों। इस ग्राफ से अलग करना उसको, मिल गए दोनों ग्राफ मिल गए बच्चों। ये ग्राफ यहाँ तक मानो, ये ग्राफ यहाँ तक मानो, और ये ग्राफ यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। तो ये कोण हो गया θ2। तो देखें, पहले वाला कोण, अब जैसे पीछे को हटोगे तो कोण छोटा होता जाएगा। ये कोण बड़ा है, साफ दिख रहा है, या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बना सकता हूँ उस कोण को, θ1 यही तो है। θ1 फैलाव ज़्यादा है, आगे बढ़ते जाओगे कोण घटता जाएगा, यानी बाद वाला छोटा हो गया, ठीक है ना। यानी θ2 कोण छोटा हो गया θ1 से। तो अब डायरेक्ट लिखता हूँ, v2 छोटा आएगा v1 से, यानी वेग घट रहा है। और ये भी वक्र है, तो असमान गति तो है ही, असमान गति, और वेग परिवर्ती, वेग परिवर्ती हुआ, और वेग घट रहा है। कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो त्वरित गति होगी, त्वरित गति भी है, लेकिन वेग घट रहा है, तो बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग घटाओगे तो त्वरण बच्चों यहाँ पर आएगा नेगेटिव। ये जानकारी मिली हमें इस ग्राफ से। तो इस तरीके से बच्चों हम ग्राफों को पढ़ना सीख गए होंगे। अब अगर नहीं समझ में आया है तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, पूरा याद हो जाएगा, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। आपको डर लग रहा था, ग्राफ से घबरा रहे थे, तो अब उम्मीद है कि आप अब नहीं घबराएंगे। ये आप पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ को पढ़ना सीख गए, ग्राफ को खींचना सीख गए, एक समान गति में सीख गए, असमान गति में सीख गए। ओके बच्चों, कल लेके आएंगे वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। आज हमने पढ़ लिया स्थिति समय ग्राफ, कल पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। तो बच्चों घबराना नहीं, डरना नहीं, कल भी ज़रूर देखना वीडियो। ये नहीं कि पहले से ही बता दिया मैंने कि अरे सर कल भी ग्राफ पढ़ाएंगे, छोड़ो हम नहीं देख रहे, ऐसा मत करना। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।